कल वृषभ तक कंप्लीट हुआ था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मिथुन। अब मिथुन लगन का अ, मिथुन लगन के लिए सौम्य ग्रह, अ, क्रूर और तटस्थ ग्रह कौन कौन होगा? नंबर वन, मिथुन लगन के लिए एक ही सौम्य ग्रह है, वो है शुक्र। अ, दूसरा, इसके लिए सर्वाधिक क्रूर ग्रह है और वो है मंगल। क्यों मंगल सर्वाधिक क्रूर ग्रह क्यों है? क्योंकि ये छठा और एकादश का दोनों का राशि स्वामी है। गुरु और सूर्य दुष्ट है, वो भी दुष्ट है, वो भी क्रूर है। याद होगा, मैंने रूल बताया था, सौम्य का रूल बोला था। सौम्य कौन कौन सा होता है? प्रथम भाव का स्वामी, जो एक्सेप्शन है चंद्रमा। चंद्रमा को छोड़ के बाकी प्रथम भाव का जो भी स्वामी ग्रह है वो सौम्य होगा। पंचम और नवम का स्वामी वो होगा सौम्य ग्रह। और चौथा, सातवां और दसवां जो नैसर्गिक शुभ ग्रह नहीं है वो सौम्य है। अच्छा, क्रूर का मैंने रूल बताया था, याद होगा। त्रिषणाय माने तीसरा, छठा और एकादश, इसका स्वामी क्रूर होता है किसी भी कुंडली में। चौथा, सप्तम और दसम का जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो क्रूर है। उसको जो तटस्थ सुम्म भी है वो आपका क्रूर ग्रह है। और सबसे ज्यादा क्रूर कौन होता है? एकादश। छठा भाव उसके बाद आता है क्रूर में से। और तीसरा सबसे कम क्रूर ग्रह होता है। तटस्थ कौन है? चंद्रमा अगर लगन में है तो वो लगन का स्वामी जो है तटस्थ होगा। चंद्रमा अगर किसी भी लगन में बैठ जाए तो वो लगन का जो स्वामी होगा वो तटस्थ होगा। सूर्य या चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी के रूप में आ जाए तो तटस्थ होगा। सूर्य और चंद्रमा दूसरा और अथवा दूसरा अथवा 12 मतलब द्वादश का होगा स्वामी के रूप में, तो भी वो तटस्थ होगा। अब यहां आप देखो, मिथुन राशि एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा समझाते हैं। थोड़ा इस चीज को समझा जाए। एक कुंडली है जो कि मिथुन लग्न के है। अब देखो, मिथुन लग्न की मतलब तीसरा, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक
और 2। ये है इसका कंडीशन। तो सबसे पहले 3, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसका जो राशि स्वामी है वो इसके लिए क्रूर हो गया। पंचम कौन है? सिंह। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। तो सूर्य इसके लिए दुष्ट है। 8वां मंगल। 11वां मंगल। ये जो है, तो यानी मंगल और आपका सूर्य, ये तो दुष्ट हो गया होगा। अब देखो, चौथा, सप्तम और 10th। अब ये देखो, ये भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है। छठा में भी ये भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह इसके लिए सौम्य नहीं होगा, इस लगन के लिए। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, सारे केंद्र है ना। ज्योतिष में केंद्र को और त्रिकोण को बहुत महत्व दी गई है, लेकिन सौम्य या क्रूर का रूल्स क्या है कि चौथा, 7वां और 10वां, अगर तटस्थ सौम्य, तटस्थ सौम्य मतलब होता है कि वो अकेला है और कोई सौम्य ग्रह है, मतलब शुभ ग्रह है, तो फिर वो क्रूर ग्रह बन जाता है। अब देखो, तीसरा जो लगन है उसका राशि स्वामी कौन है? बुध। चौथे में भी बुध ही आ गया, यहां पे भी बुध ही है। यानी बुध इसके लिए, राशि के लिए, ये इस लगन के लिए चौथे का अधिपति बुध एक शुभ ग्रह होने की वजह से, तटस्थ शुभ होने की वजह से ये क्रूर ग्रह बन गया। यानी याद रखने का बात यह है कि ये सब का, ये देखो यहाँ पे भी गुरु आ गया, गुरु, यहाँ पे भी गुरु है। यानी बुध का या गुरु के दशांतर दशा जब भी आएगा, ये अपना 100% अचीवमेंट कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। वो चाहे कितनों ही बाकी ग्रह इसको साथ दे दे। और ये तीसरा, यानी यहाँ पे सूर्य आ गया, सूर्य भी इसको मदद नहीं करेगा। यहां देखो मंगल आ गया, मंगल भी इसको मदद नहीं करेगा। यहाँ एकादश में भी मंगल है, यानी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मंगल भी इसको मदद नहीं करेगा। इसलिए चीज समझ आ गया, और समझ नहीं आया हो तो फिर दोबारा बताता हूं, थोड़ा सा समझ लो, इसको मिटाता हूं। सर बुध, और सर बुध बोल, का क्यों सर आपने बताया था? बुध चौथे का आया ना। सर लग्नेश भी तो है सर। अरे वही तो, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लग्नेश होने की वजह से वो चौथे का होने से अच्छा होना चाहिए था ना, बट है अच्छा सर, तो मूल नहीं। त्रिकोण वहां पड़ गया सर। अच्छा, मूल त्रिकोण वहां पड़ गया इसके। है तो नहीं ना बाबा, जी चीज जी को ठीक है समझो। सर। जी सर। यही तो बारीक बारीक चीज, अब एडवांस लेवल का स्टार्ट कर दिया, मतलब बारीक चीजों चीजों को मैं समझा रहा हूं। अनुज, दिक्कत जी क्या जी है सर।
हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, मैंने वही बोला था ना उस समय, वही बोल रहा था कि तीसरा लगन है, यानी मिथुन का जो राशि स्वामी है वो कौन है? बुध है। वो जी सर। चौथे में गया, बट चौथा बुध अकेला वैसे ही तटस्थ होता है। ठीक। और बुध तो सौम्य ग्रह है ना, नैसर्गिक रूप से वो शुभ फल देने वाला है। क्लियर? जी सर। जी सर। लेकिन मैंने रूल में क्या बोला था, चौथा सप्तम और दसम का अगर सात और दस, हाँ जी हाँ नैसर्गिक जी। शुभ ग्रह ना हो तो वो क्रूर नहीं होगा, सौम्य होगा। ठीक। अच्छा, दूसरा एक और चीज समझो। क्वेश्चन तो यही पैदा होता है ना, दिमाग तो यही, दिमाग का मतलब घपला बन जाता है दिमाग। बोले ना वो, दिमाग फड़ी छू, मराठी में बोलते हैं ना, बोले फटी गेलो। हाँ, तो जी वो सर। दिमाग फटता क्यों है यहाँ पे? देखो, कई सारे रूल्स हम पहले भी जानते हैं। क्या क्या रूल्स है? कि लग्नेश हमेशा अच्छा फल देता है, जी ये सर। हम जानते हैं, है ना? दूसरा क्या जानते हैं? त्रिकोण और केंद्र का अधिपति की दशा अंतर्दशा में हमेशा अच्छा फल मिलता है, ये भी हम जानते हैं। जी। जी सर। ठीक है। तीसरा और क्या जानते हैं? नैसर्गिक शुभ ग्रह तात्कालीन ग्रह की अपेक्षा अधिक शुभ फलदायी है, जानते हैं ना? जी सर। चौथा क्या जानते हैं? कभी भी नैसर्गिक शुभ फलदायी तात्कालीन अगर मित्र चक्र में शत्रु भी बन जाए तो भी वो नैसर्गिक फल देने की कोशिश जरूर करता है, ये रूल भी जानते हैं हम। सर एक बार दोबारा पढ़ेंगे सर ये रूल? बिल्कुल। मैंने बोला, देखो, दो तरह का ग्रह मैत्री चक्र होता है। अच्छा। एक होता है तात्कालीन और एक होता है नैसर्गिक। नैसर्गिक शुभ फलदायी ग्रह जो है, हो सकता है वो तात्कालीन में नैसर्गिक रूप से फल ना दे पाए, बट ये जो सौम्य, क्रूर और मैं तटस्थ ग्रह की जो अभी परिभाषा आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें नैसर्गिक मैटर ही नहीं करता। बट हम लोग के दिमाग में जो रूल्स बैठा है वो तो है ही ना, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। वहां क्या है, बुध अच्छा ग्रह है, ये सुनो। जी जी। शुक्र अच्छा ग्रह है। शुक्र अपनी दशांतर दशा में बहुत पैसा देता है, मालूम है ना? गुरु, जी जो पूरा कुंडली का टोटल पैसा का जहां कुंजी है, जहां चाबी है, वो गुरु है। जी। ठीक है। शनि के पास भी पैसा का कुंजी होता है, पैसा का चाबी होता है। क्योंकि अगर शनि देना नहीं चाहे तो पैसा कहीं किसी को नहीं मिलेगा। बट शनि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, तो हम जी। गुरु को मानेंगे। गुरु अगर गुरु के दशांतर दशा कैसे भी आ जाए, इंसान के पास धड़ल्ले पैसा आएगा, जी ये रूल है ना। जी सर। लेकिन मिथुन राशि के, मिथुन लगन के लिए ये रूल रूल है ही नहीं। मैंने क्या बोला मिथुन लगन के लिए? कि एकमात्र शुक्र ही समग्र है, एकमात्र शुक्र ही ऐसा ग्रह है जिसके दशा अंतर्दशा में ये मिथुन लगन के जातक का सुख शांति कायम रहेगा। मैंने मंगल को क्रूर ऐसे ही बोला क्योंकि छठा और, आपको दिखा है, छठा और 11th का दिखाए थे ना अभी, जी उसका स्वामी है। अब गुरु कहाँ का स्वामी हो गया वो भी मैंने दिखाया, क्योंकि नाइन्थ का, सॉरी, सेवेंथ का और सप्तम का और टेंथ टेंथ का, का। टेंथ का। जी लेकिन ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जी। इसलिए मिथुन लगन के लिए गुरु जो है वो दुष्ट हो गया। ये केंद्राधिपति दोष भी लग गया सर इसको।
मूल त्रिकोण वहां पे पड़ रहा सर इसका, इसलिए सर वो अशुभ हो गया सर। मूल त्रिकोण भाव क्या होता? सप्तम में आ गया, सप्तम में आ गया, फिर अशुभ हो गया सर। अशुभ हो गया। रूल यह है, रूल को समझो, रूल। अगर चौथा, सप्तम और दसम में नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तो शुभ में होगा, नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो शुभ में नहीं होगा, क्रूर होगा। रूल तो यह है ना। अब ये देखो, ये इसका मूल त्रिकोण कोई भी ग्रह है जो मूल त्रिकोण में जो रिजल्ट देता है वो स्व क्षेत्र में उतना नहीं देता। समझ आ रहा है? जी सर। अनुज, मैं कुछ एडवांस का क्लास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो, अभी तक हम लोगों ने एक अवधारणा हमें मिल गया है कि कुंडली कैसा होता है, फल कथन कैसे किए जाते हैं, है ना। चीजों एडवांस का मतलब क्या होता है ना, ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें हमको दिमाग में रखना होता है कि हम क्या। अच्छा, हम इससे पहले बेसिक में क्या पढ़े थे, आपको याद होगा। लगन, लगन और लग्नेश पूरे शुभ कुंडली फल का देंगे। मालिक है, जी सर। ये हम पढ़े थे ना। लग्नेश की जी सर। दशा अंतर्दशा जैसा भी हो अच्छा जाएगा, हम ये पढ़े थे। ये सब नो पढ़े थे ना। ये सर। जी। लेकिन एडवांस लेवल में आके हमको अब फिल्टर करना पड़ रहा है, फिल्टर कर रहे हैं। अब फिल्ट्रेशन में ना, अब कौन सा देखो, यहां तक हमको ये बेसिक में हमको ये इतना चीज मालूम था कि कोई भी नैसर्गिक शुभ फल दायक जो भी ग्रह है वो कभी दशांतर दशा में कभी गलत फल देता नहीं है। गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, ये अपने दशांतर दशा में अच्छा फल देता है। और हम क्या जानते हैं, माने बेसिक में हमने हमने क्या पढ़ा था कि नैसर्गिक पाप ग्रह अपने दशांतर दशा में कभी भी पाप ग्रह आपको पाप फल देंगे। हाँ सुमित जी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। सर मैं ये सुमित जी पूछना चाह रहा था। बोलिए। जी। सर कि जो 4, 7, 10 में अगर शुभ ग्रह होंगे तो सर वो पाप ग्रह मतलब क्रूर बन रहे हैं, और जो पाप या क्रूर ग्रह है वो सर शुभ बन रहे हैं, आप यही तो बता रहे हैं सर आप। हाँ 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 हाँ। सर ऐसा सर क्यों हो रहा है? जैसे सर ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर तो यही बताते हैं कि अगर 4, 7, 10 में शुभ ग्रह है तो शुभ फल देंगे, लेकिन नहीं ये सर, इसके पीछे सर कोई लॉजिक है सर कोई? तो अगर बिल्कुल है तो सर लॉजिक है सर, समझाएं तो मतलब बहुत बढ़िया रहेगा सर। बिल्कुल लॉजिक है। बिना लॉजिक का मैं कोई बात करता ही नहीं हूं। मैं क्यों करूंगा, ये मेरी बात थोड़ा ही है ना। ये तो जी। जिन्होंने जातक परिजात लिखा है कालिदास जी, उनकी बात है। मेरा क्या है इसमें, मैं कहाँ मेरी बात बोल रहा हूँ सर। मैं अपनी बात तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, खास करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। हाँ, जी। मेरे रिसर्च रिसर्च के बारे में बात करता हूँ सर। क्योंकि त्रिकोण थ्योरी पे गुरुओं ने जो दिया था मैंने उस पर रिसर्च किया। मैंने आप लोगों को त्रिकोण थियरी दिया। और ये सौम्य क्रूर, ये जो मेरी बात तो है नहीं, ये आपको चार जगह पे मिलता है। एक तो जातक परिजात में मिलता है, एक सरवार चिंतामणि में मिलता है। और अगर आप लोगों को ये संस्कृत वाली किताब नहीं है तो एक हिंदी किताब है, जहां तक आज बहुत साल पहले पढ़ा हूं मैं, एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद वो था जातक निर्णय। जातक निर्णय बोल के एक किताब था, जो आपका ये वो हिंदी में था। एग्जैक्टली उनका राइटर का नाम भी मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, बट वहां पे भी मैंने इस चीज को पढ़ा था। तो अब देखिए चीजें क्या है कि सर, इसके पीछे लॉजिक को समझिए। लॉजिक क्या है? आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं सुमित जी, कि चौथा, सातवां और दसवां अगर सौम्य नहीं, सौम्य ग्रह है तो वो क्यों क्रूर बनता है, और वो अगर पाप ग्रह है तो क्यों सौम्य बनता है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं यही सब क्वेश्चन के लिए इंतजार कर रहा हूँ। सर चौथा भाव कौन सा है? सर शुक्र का। चौथा भाव कौन सा है?
कालपुरुष की कुंडली को देखिए। हाँ सर, माता का सर शुक्र का हो गया सर। अरे नहीं रे बाप, जी। वो अच्छा कारक चंद्रमा का। तत्व मैंने नहीं पूछा। अच्छा यहाँ चंद्रमा का कारक सर। तत्व बेसिक में हम लोग छोड़ के आ गए। जी, अब चंद्रमा कारक का। तत्व की बात यहां नहीं करेंगे। चौथा भाव किस चीज का है? पवित्र जल का। कर्क राशि है ना जी। सुमित जी? अब समझ आ रहे हैं आपको? जी सर, आपने तो शमशान भी तो बताया था सर, आपने चौथे चौथे का सर तो। पहले पहले इस चीज को समझिए ना। जी 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 सर, जी सर, सारा जी सर। बता। शमशान जी शमशान क्यों है वो भी बता रहा हूं। सर। शमशान में भी, अच्छा, जैसे ये गंगा है, चौथा हाउस गंगा है। गंगा में जाके क्या सर नया जन्म मिलता है ना? सुमित जी जी मैं सर। आपसे पूछ रहा हूं, जी 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 सर, जी सर। आप जैसे डुबकी लगा के उठते हैं तो आपको एक नया जन्म मिलता है ना? जी सर। और वो पाप मुक्त जीवन। जिस समय आप गंगा में डुबकी लगा दिए, आपके सारे पाप तो धुल गए। उसके बाद जैसे आप उठे तो एक पाप मुक्त जीवन आपको नया मिल गया। शमशान में जाने के बाद जब आप जल जाते हैं या मैं जल जाता हूं, उसके बाद भी एक नया जीवन होता है सर। सुमित जी, जी यस और सर। नो बोलिए, जी सर, बिल्कुल। अनम्यूट करके रखिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। यानी फोर्थ हाउस इज रीबॉर्न, माने रीबर्थ का हाउस है। और जी सर। रीबर्थ में हम जब नई जन्म जब ले रहे हैं, देखिए अगला हाउस फोर्थ हाउस के बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आत्मा है, तो रीबर्थ फोर्थ हाउस है। रीबर्थ हम जब नया जन्म लेते हैं, उस समय वहां पे अगर कोई पाप ग्रह होता है, वो हमको पूछताछ करेगा ना जी सर। कि तुम जिंदगी में अच्छा काम करो। वो तुम क्या बोलते हैं ना, वाल्मीकि बनो। मरा मरा करते रहो, मरा मरा करते करते तुमको राम आ जाएगा। सर बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत माने, आपने ना लाख टका नहीं करोड़ टका का बात कर दिया आज। बहुत उम्दा क्वेश्चन किया आज। आपको याद होगा, जी सर। रत्नाकर बैठ के लोगों का लूटता था, लोगों जी को सर। लूटता था। नारद जी जा रहे थे विष्णु के यहां, नारद को उसने अटैक कर लिया, रत्नाकर। नारद ने उनको समझाए कि तुम अशांत हो। क्यों अशांत हो? बोला नहीं, हमारे मेरा परिवार है सर, फोर्थ हाउस। मैं सारी बातें फोर्थ हाउस की बात कर रहा हूं आज। मेरा परिवार कौन सा है? फोर्थ हाउस। मेरी परिवार में अशांति है। अशांति परिवार में नहीं है सर, उसके मानसिक अवस्था में है। तो शांति कौन सा हाउस है सर? फोर्थ हाउस। तो शांति फोर्थ हाउस में अगर शुभ ग्रह आ जाए तो शांति और ज्यादा बिगड़ता है, क्योंकि वो परफेक्ट होने की कोशिश करता है। पाप ग्रह होने से लेट्स गो करता है, जाने दो ना, छोड़ो यार, जो हो गया हो गया। क्योंकि वो अपने को अभिमानी समझता है, और अभिमान में आपने क्या गलती किया वो मैं नहीं देखूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, ओके, जाने दो, नो इश्यूज। मैं अपना आत्म गरिमा रखते हुए मैं आगे निकल जाऊंगा। ये यूं हुई वो जो कुत्ते भूखे हजार, हाथी निकले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। क्या कुत्ता को हाथी कुछ बोलता है? सर ये भी नो फोर्थ सर। हाउस है, ये भी फोर्थ हाउस है। ये जो कहावत है ना, ये भी फोर्थ हाउस का कहावत है।
अब आप समझो सर, शमशान में, गंगा में, हम जहां पे भी रीबार्थ होने की प्रयास करते हैं सर, आजकल आजकल फोर्थ हाउस को आईवीएफ के लिए तो माने नोट किया गया है। फोर्थ हाउस आईवीएफ का भी है। आईवीएफ का मतलब क्या है ना, कृत्रिम तरीके से जो आपके बच्चे पैदा करने वाले जो सिस्टम है, यानी वो भी देखो रीबार्थ है, वहां पे भी पुनर्जन्म है सर। जी सर। तो अब आप समझो। अब मैं एक और एग्जांपल पुराण से लूं सर। जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, नया जन्म धन्वंतरि अधिक दे सकते हैं या रावण अधिक अधिक दे सकते हैं? किसके पास धन्वंतरी सर। नॉलेज ज्यादा है? धन्वंतरि भगवान विष्णु का अवतार है, उनको जी हर एक पौधा का मालूम है, जी। हर एक चीज के बारे में मालूम है ना। बट जी उनके सर। तपस्या में थोड़ी सी कमी थी। रावण की तपस्या में उतना कमी नहीं था। रावण रिवार्थ ऐसे बोलता था, ऐसे जो तुहर पुनर्जन्म हो जाता। सर, रावण इस पाप जी ग्रह है। सर। जी। चीजों को समझो सर। अब तो आज तो लगता है मैं पूरा नॉलेज ही उखड़ के रख दूं आप लोगों के कदमों में। तीसरा देखो, एक और छोटा सा कहानी समझो। फोर्थ हाउस हम घर बोलते हैं ना सर। जी सर। अच्छा, आप बताओ, आपके घर के सारे मेंबर्स आप जैसे हैं क्या? कुछ आपका है सर, घर सब कौन अलग सा? अलग है सर। एक सेकंड, एक सेकंड, पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। घर आपका है। घर आपका कौन है जो आप बृहत्तर घर से निकल के आप अपना एक्सटेंशन घर बनाए, यानी सेकेंड हाउस से निकल के आपने फोर्थ हाउस में आ गया। वहां कौन सा घर है? आप हैं, आपकी वाइफ है, और आपके कच्चे बच्चे जितने हैं। ओके। अब आप देखो, वाइफ का मतलब कौन सा है? सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ हाउस बिल्कुल किसी भी लगन के लिए मारक है। सेवेंथ हाउस किसी भी लगन के लिए मारक है। सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस मारक है। सेकेंड हाउस मीन्स पैसा, और सेवेंथ हाउस मीन्स आपकी गार्हस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन। वो क्यों? क्योंकि आपके जो शरीर के ऊर्जा है ना, ऊर्जा या वीर या आप जो भी बोले, वहां पे स्खलित होता है। और जो आपके आपके वो आध्यात्मिक जीवन को, उस वीर्य को अगर आप संभाल के रखते, तो आपके आध्यात्मिक जीवन में आपकी कुंडलिनी को खोलने में मदद करता। दिस इज सेवेंथ हाउस। बट आपने वो नहीं किया, आपने उसके स्खलन करवा दिए। वो तो आपके पास है नहीं, वो तो गिर गया ना, चला गया तो, बाहर चला गया, शरीर से बाहर। यानी आपके ग्लैमर कम हो गए, यानी आप मौत की तरफ एक कदम आगे बढ़ गए। दिस इज मारक, दैट कॉल द मारका हाउस। किसी के लिए भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो फोर्थ हाउस इसलिए भी शमशान है, क्योंकि उसको
उस मारक के साथ में जिंदगी बिताना होता है। ये किसी स्त्री के लिए भी हो सकता है, किसी पुरुष के लिए भी हो सकता है। बट वहां देखिए रीबर्थ की संभावना भी है, आपके बच्चे भी होते हैं। वो आप अपनी रीबर्थ कहां देखते हैं? अपने बच्चों में देखते हैं। आपकी जो जीन है, जो जेनेटिक कंडीशन है, वो कहां जाता है? आपके बच्चों में ही जाता है। तो फोर्थ हाउस रीबर्थ का भी है, और आपके टेक्निकली जीवन का भी है। प्रश्न का उत्तर मिला सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा आगे और बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। मैंने बोला मिथुन लग्न के लिए गुरु और सूर्य भी दुष्ट है, और चंद्रमा और बुध जो है ये तटस्थ है। तटस्थ है मतलब चंद्रमा और बुध जो है वो अकेला रिजल्ट नहीं दे सकता। चंद्रमा और बुध किसी ना किसी ग्रह, अगर सोम ग्रह के साथ मिल जाए, नैसर्गिक, यहां याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहां पे भूलिएगा नहीं, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तटस्थ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ अच्छा फल देगा, और नैसर्गिक पाप ग्रह के साथ बुरा फल देगा। क्लियर? क्लियर? सर तटस्थ, तटस्थ ग्रह, बोलो। जैसे सर गुरु है, अगर गुरु किसी बुध के साथ या शुक्र के साथ बैठ गया तो वो शुभ फल देगा यानी कि। तटस्थ ग्रह के साथ नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर अटैच्ड हो जाता है तो वो शुभ फलदायी होगा, और नैसर्गिक पाप ग्रह अगर अटैच्ड हो जाता है तो फिर वो पाप फलदायी होगा। जैसे सर अब मि, जैसे बोलो। मिथुनी राशि है, ये मान ली मिथुनी लगन है जो आप बता रहे हैं सर अभी, हाँ, इसमें बुध वो अशुभ ग्रह है मान लीजिए एक तरीके से अभी। चंद्र और बुध तटस्थ है, ना तो शुभ है ना अशुभ है, न्यूट्रल है। तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, अच्छा सर। जी सर। वो ना बुरा फल देगा ना अच्छा फल देगा। यूं समझ लो भैया मेरे, एक जी। गिलास पानी है, उसमें आप चीनी भी डाल सकते हो, नमक भी डाल सकते हो, और जहर भी घोल सकते हो। चीनी डालोगे वो पानी चीनी जैसा शरबत बन जाएगा, नमक डालोगे तो नमक जैसा शरबत बन जाएगा, और जहर डालोगे तो जहर जैसा शरबत बन जाएगा। अब ये तीनों पानी अगर कोई पिएगा तो उसका उस कंडीशन में क्या रिजल्ट होगा वो आप समझ सकते हो। यानी कि सर सहचर्य अनुसार फल दे देगा यानी कि वो इस तरीके से। यस, वही तो बोल रहा हूं मैं, वही तो बोल रहा हूं। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है क्लासेस में? जी। यही है असली आई माने एस्ट्रोलॉजी। हम इतना दिन तक जो जो चीजें समझे हैं, अब वो फिल्ट्रेशन का वक्त आ गया। अब हम फिल्ट्रेट हो रहे हैं कि हमको कौन सा पकड़ना है, कौन सा छोड़ देना। क्योंकि इतना दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। इसके बाद जब जोग कारक पढ़ाएंगे तो और ज्यादा समझ आएगा आप लोगों को। बात समझ रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है। जी यस सर। मैम, बोलिए। सर आपने बताया यहाँ पे मिथुन लग्न में बुध और चंद्रमा जो है तटस्थ है, अगर चंद्रमा तटस्थ है तो यहाँ पे मारक का रोल वो अदा करेगा? नहीं मैम, डायरेक्ट मार्क का रोल अदा नहीं करेगा। मैंने अभी ये बताया था ना, पानी में चीनी भी डाल सकते हैं आप, नमक भी जी डाल सकते हैं, वो आप डाल सकते हो, जहर भी डाल सकते हैं मैम। अगर आप मान ठीक। लीजिए आपका कंडीशंस, यहाँ आप कौन है? लगन। हम्म, और लगन अगर वो चीनी डाल दे तो फिर वो शरबत बन गया, नमक डाल दे तो नमक का शरबत बन जाएगा, मरेगा नहीं। लेकिन जहर डाल देगा तो वो मर जाएगा। तो ये ठीक सर। ये लगन डिसाइड करता है यहाँ पे। सर हम ये कह सकते हैं कि सर अगर चंद्रमा मंगल के साथ या शनि के साथ हो तो दिक्कत देगा सर, यानी कि नहीं, तो दोनों ही मिथुन या लगन किसी के तो लिए में।
एक सेकंड। हाँ सर। मिथुन लगन के लिए भले क्रूर है, ये सारे ग्रह मैं मान रहा हूं क्रूर हैं। कौन कौन? मान लो जैसे मंगल क्रूर है ना, क्योंकि हाँ जी छठा सर। और एकादश का है। गुरु और एकादश सूर्य का भी क्रूर है ना, है तो। जी। लेकिन जी सर। यहां पे भी आपको समझना जरूरी है कि सबसे अधिक क्रूर कौन है। सबसे अधिक क्रूर है मंगल। मंगल हो गया जहर, जी। गुरु हो गया नमक, और सूर्य हो गया चीनी वाला। वो मरेगा नहीं, बृहस्पति और सूर्य में मरेगा नहीं, लेकिन मंगल में मर जाएगा। यानी आपका उसका दशांतर दशा के वक्त अगर मंगल कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाता है, या माने उसके अंदर जो है प्रविष्ट हो जाता है, तो उस लगन का, उस जातक का कहानी खत्म होगा। लेकिन अगर सूर्य आता है या गुरु आता है तो वो मरेगा नहीं, ठीक है। उसका स्थिति पहले से बिगड़ जाएगा, बट कुछ हद तक वो दोबारा खड़ा होने के लिए उस कंडीशन में रहेगा। होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि जीवन में कभी कभी ऐसे बहुत सी ऐसी विधाएं होती है, ऐसे बातें होती हैं। एक आदमी अचानक राजा से जो है वो माने अर्श से फर्श पे आ गया, लेकिन दोबारा वो चढ़ा है अर्श पे। देखे हो ना। यस रा- सर। महाराणा प्रताप का ही कहानी ले लो। वो कितने बार प्रयास किए, तब जाके ना सक्सेस मिला उनको। हम लोग जो बचपन में थे तो एक कहानी सुनते थे, वो एक मकड़ा जो है 14 बार जाने के बाद वो छत पे पहुंच गया, और वो एक राजा को इतना प्रोत्साहित कर दिया, बोला कि हम इतना प्रयास करने के बाद हम भी तो जीत सकते हैं, और वो भी अपना राज्य को वापस कर हम्म। पाया था। वो कहानी हमने भी पढ़ा है, ठीक है। तो देखो, यही है एस्ट्रोलॉजी, इसी को कहते हैं ज्योतिष। ज्योतिष में ना बारीक से बारीक चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। हम खाली रूल याद कर लेने से हमको फर्क नहीं पड़ेगा, या एस्ट्रोलॉजी मतलब होएगा नहीं।